नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का हिंदी का लेक्चर चल रहा था बीओ मेंस के लिए, तो अच्छे से आप लोग हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट करते रहिए। और आज की डेट में शब्द रचना को आज हम लोग देखेंगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना क्या होती है? देखिए, ध्वनि जो बताया था, ध्वनि जो है आपका बेसिक मूल इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? सार्थक वर्ण समुदाय को, मतलब जहाँ पर वर्णों का एक समुदाय या ग्रुप हो और प्लस सार्थक हो, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों की रचना देखिए, पहला है ध्वनि और दूसरा है अर्थ के मेल से होती है। दो ही चीज़ें हैं। अब देखिए, पीडीएफ दोस्तों इस तरीके से बनाई गई है कि आप वीडियो अगर नहीं भी देखें तो आप चीज़ों को तैयार कर सकें, चीज़ों को पढ़ सकें, अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए, ध्वनि और अर्थ के मेल से बनती है। अधिक वर्णों में क्या होता है? अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कि जैसे लड़का, आ, स्कूल। ठीक है, तो ये है। अब ठीक है, लड़का, आ, स्कूल, लड़की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सामान्यतः शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों में क्या होता है भाई? अर्थ होता है। ठीक है, एक कुछ मतलब होता है, जैसे पानी, जल। और निरर्थक शब्दों के कोई अर्थ ही नहीं होता है, बस इतना समझिए आप। जैसे नीपा, लज, कुछ नहीं है। ठीक है, जब कोई पानी का अर्थ है, जल का अर्थ है, तो ये चीज़ें हैं। दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार जो चार आधार हैं। एक होता है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके चार प्रकार के होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। आपको ने पढ़ा भी होगा। तद्भव तत्सम के आपको नोट्स भी जो बीओ मेंस का ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को दे दिए गए हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज सभी के दे दिए गए हैं। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, सब सभी के। ठीक है, तो उन चीज़ों को, अब इन चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से। जैसे तत्सम का क्या अर्थ होता है? देखिए, तत्सम जो है तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है, इस दो शब्दों से मिलकर बना है। उसके समान या ज्यों का त्यों, अर्थात साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो किसी भाषा का मूल शब्द तत्सम कहलाता है। ठीक है, जैसे संस्कृत के शब्द जो हैं वो मूल शब्द कहलाते हैं, तो इसी को तत्सम कहा जाता है। यहाँ पर तत्सम का अर्थ संस्कृत के समान ही है। भाई, इसको समानता दी गई है संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत ही आदि भाषा है और इसी से सारे शब्द निकल कर आए हैं। अनेक शब्द संस्कृत से सीधे यहाँ पर हिंदी भाषा में आ गए हैं, कि जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये डायरेक्टली आपके संस्कृत से आए हैं। अब देखिए, तत्भव शब्द क्या होते हैं? तत्भव का मतलब होता है तत् प्लस भव। शब्द का अर्थ होता है इसमें अर्थ होता है कि होना, अर्थात संस्कृत शब्दों में विकृत होकर, जैसे मतलब जो परिवर्तित होकर जो शब्द आए हैं हिंदी में, तो उनको क्या कहते हैं? तत्भव शब्द कहते हैं। इनका प्राकृत, अपभ्रंश या अन्य भाषाओं से गुजरने के बाद परिवर्तित शब्द जो है इसके मूल रूप का पता नहीं लगा पाता। ठीक है, तो कई चीज़ों से गुजरने के बाद इसके मूल चीज़ का पता नहीं लग पाता। जैसे आग, में, फूल, तो ये आपके कौन से शब्द हैं? तत्भव शब्द हैं। देशज क्या है? देश प्लस जा। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बनते हैं, कि जैसे हम भारत देश में रहते हैं, भारत में अचानक कोई बोलचाल की भाषा में जो शब्द बनते हैं, ठीक है, जिनकी चीज़ें पता नहीं चलती कि भाई बोलते बोलते चीज़ें आ गई। ठीक है, जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं होती है, मतलब किसी पिछली चीज़ से उसका निर्माण नहीं हुआ, आम बोलचाल की भाषा में परंपरागत जो चीज़ें हैं उन्हीं में हो जाता है। जैसे
तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, ठीक है, पेट, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, और खसरा, चसक, जूता, कलाई, फुनगी, फुनगी होता ना, कहते हैं पेड़ की फुनगी है, ये पौधे की फुनगी है। खिचड़ी, अब देखिए खिचड़ी जो है आपका देशज शब्द है। पगड़ी, ये भी आपका देशज शब्द है, जो देश में ही जो आम बोलचाल भाषा में बोलते बोलते चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। और चौथा कौन सा होता है, विदेशी या आगत, जिसको विदेशज बोलते हैं। विदेशज का मतलब है विदेशों से जन्मा, यानी विदेशों में जन्मा था, हमारे यहाँ चीज़ें आ गई। विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द विदेशज कहते हैं। इन्हें इसमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये प्रमुख भाषाएं हैं, इन्हीं से आए हुए शब्द हैं। हिंदी भाषा में विदेशी शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुस्लिम शासन के प्रभाव में आए अरबी, फारसी, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आए, ब्रिटिश शासन के अंग्रेजी प्रभाव में आए अंग्रेजी शब्द। तो अब देखिए अधिक प्रचलित शब्दों को आप देख लीजिए, जैसे अरबी है, फारसी, अंग्रेजी, जैसे कोड, मजिस्ट्रेट, पेंसिल, पेन, ब्लाउज, माचिस, साइकिल, रेल, स्टेशन, इनको आप रट लीजिएगा, ठीक है। इनको आप देख के चलिए। आबरू, दिल, आमदनी, देहात, आफत, शादी, आवारा, संस्कार, ये आपके फारसी शब्द है। अरबी शब्द कौन से हैं, आदमी, आदमी, आदमी क्या है, फारसी शब्द है। अल्लाह, अजीब, अदालत, इज्जत, औरत, कर्ज, किस्मत, किताब, कुर्सी, तो ये फारसी हैं। तो इनको आप, ये रटने वाला काम है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ पश्तो शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं, तो इनको भी आप रट लीजिएगा। ये रटने वाली ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाना है नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा रट लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। कुछ चीनी शब्द हैं, ठीक है, चीनी, जापानी। अब देखिए दूसरा क्या है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का निर्माण, वर्गीकरण। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो देखिए शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्दों के बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कि जैसे शब्दों को, 2 शब्दों को हमने जोड़ दिया तो एक नया बन गया, तो जिस तरीके से ये बनावट की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, रूढ़, ठीक है, शब्द बनावट कहते हैं, ठीक है। शब्दों या वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कुछ वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, कुछ वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, और शब्दों के खंड को शब्दांश कहते हैं। जैसे राम में शब्द के 2 खंड हैं, रा और माँ। इन अलग अलग शब्दांश का कोई अर्थ नहीं है, कि जैसे रा का कोई अर्थ है नहीं है, माँ का कोई अर्थ है नहीं है, लेकिन राम का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको दोनों खंड सार्थक होते हैं, कि जैसे विद्यालय, इस खंड के दोनों अंश, विद्या, विद्या भी सार्थक है, आलय, आलय का मतलब घर होता है, तो मतलब देख लीजिए दोनों के दोनों शब्द ये अपने सार्थक होते हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इस प्रकार बनावट के विचार से 3 वर्गीकरण किए गए हैं, कि जैसे पहला क्या है, रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का जो खंड है सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर, ठीक है, चावल, दिन, मुंह, घोड़ा आदि। जिन शब्दों का खंड जो है, जैसे चावल को आप 2 भागों में बांटिए, अब चा प्लस वल, क्या ये कोई सार्थक चीज़ है, नहीं है, चावल सार्थक चीज़ है। तो जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं। रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं, जिसका जो खंड है, जैसे मान लीजिए दिन है, दिन को 2 भागों में बांटिए, बांटने के बाद जो खंड है इसका कोई अर्थ है नहीं है। यह प्रत्येक शब्द खंड जो है न और का अर्थहीन है, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द को देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्दों को मिलाया, ठीक है, जिसका खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द ही बनते हैं, कि जैसे आग, बबूला। अब देखिए आग, बबूला एक शब्द हो गया, और प्लस आग भी अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण है, सार्थक है, और बबूला भी सार्थक है, ठीक है। पीलापन, तो पीला भी है और पन भी है, दोनों के दोनों सार्थक शब्द है। दूध वाला, घुड़सवार, ठीक है। तो विद्यालय, राजपुत्र, इसमें दोनों के दोनों खंड जो हैं वो आपके सार्थक होते हैं, ठीक है।
एक हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। कि मतलब जैसे खंड जो थे उनका अर्थ तो था, लेकिन अब यहाँ पर वही खंड किसी अन्य चीज के परिचायक बनेंगे जाके, कि जैसे लंबोदर, पीतांबर, जलज, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लाल फीता, शाही, चारपाई। ठीक है, जैसे बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो हैं योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि योग रूढ़ शब्द की परिभाषा दीजिए प्लस उसका उदाहरण दीजिए, तो एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए और उसकी परिभाषा दे दीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा क्या है? रूप प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रूप प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जो परिवर्तन, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और विकारी शब्द का मतलब परिवर्तन लाने वाला शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? कि वे शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, अब इसके लिंग में परिवर्तन करिए, लड़के की जगह लड़की कर दीजिए, तो लड़की पढ़ रही है, तो पूरा का पूरा चीजें ही परिवर्तित हो जाती हैं। वचन के आधार पर कि जैसे लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है ना, एक अर्थ है। अब लड़के दौड़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन जैसे का, की, के, ये जो होते हैं ये आपके कारक होते हैं। ठीक है, तो लड़के के लिए आम लाओ, तो ये कारक परिवर्तन इसमें करो, तो लड़कों के लिए आम लाओ, तो ये पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। रूपांतरित मूल शब्द का रूपांतरण ही हो जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द जो विकार या परिवर्तन न उत्पन्न करें, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे आज, में, और, आहा, तो ये शब्द अविकारी है। आप कुछ भी कर दीजिए, लिंग चेंज करिए, वचन चेंज करिए, कारक चेंज करिए, कुछ भी चेंज करिए, लेकिन ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के अव्यय शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? कि जैसे आज, कल, अब, परसों, यहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों, ये सब क्रिया विशेषण करने वाले हैं। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? में, से, पर, के नीचे, ठीक है, और से आगे, से पीछे, की ओर, ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, तो ये समुच्चय दर्शाते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय आहा, हा, ठीक है, हाय, ओह, वाह, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, राम, या अल्लाह, या खुदा। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बहुत आश्चर्यचकित होने के साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ऐसे शब्द आश्चर्यचकित करते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा जो है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है, आप लोगों को अनेकार्थी शब्दों के PDF मिल चुकी है, पर्यायवाची की मिल चुकी है, विलोम शब्द की मिल चुकी है। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में हैं वो आपकी प्रोवाइड की जा रही हैं। लगभग चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ जो बची हैं 2, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका अर्थ के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, या विलोमार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। तो अब इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं एक करके। तो देखिए एकार्थी शब्द क्या होता है? एकार्थी जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, जैसे किसी भी व्यक्ति का एक अर्थ है, किसी भी नाम का एक अर्थ है, तो उसको एकार्थी शब्द कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द आते हैं, कि जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा। तो ये क्या है? एकार्थी शब्द हैं, इनका अर्थ केवल एक ही है।
अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है? अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के जो अर्थ हों एक से अधिक हों तो उनको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द देखिए हार है, जैसे तो गले की माला पराजय। हार क्या है? गले की माला को भी कहते हैं और पराजय को भी हार कहते हैं। कनक धतूरे को भी कहते हैं और कनक सोने को भी कहते हैं। कर हाथ को भी कहते हैं और कर जो टैक्स लिया जाता है उसको भी कहते हैं। अर्थ प्रयोजन को भी कहते हैं और अर्थ धन को भी कहते हैं। तो ये आपका अनेकार्थी शब्द हो गया। अगला शब्द कौन सा है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान दिखते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची, एक दूसरे का पर्याय बनते हैं। ठीक है, कि उनकी जगह पर ये चीज़ें प्रयोग तो होती हैं, तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आकाश का जैसे नभ, गगन, आसमान, बादल का मेघ, जलद, वारद, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्या है? विलोमार्थी शब्द। अब विलोम शब्द का सीधे से अर्थ है कि उल्टा, विपरीत अर्थ का हो, कि जैसे जय का पराजय, पाप का पुण्य, सच का झूठ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो ये तद्भव तत्सम है, कुछ रटने के लिए आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग रटते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।